Sandeep Chauhan to please join the stage, Ms. Shalini Chauhan and Adi Shakti Enterprise, and our festival director, Mr. Rajesh Sharma. Sir, please stage पे आ जाएं. Can we make some noise? आप आए, आपने आज इस दिन की, इस मंच की शोभा बढ़ा दी. And with this now, I would like to call Gagan Minocha to take over the session from here. और आज हमने महादेव टेम्पल का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी जगह थी. मुझे लगता है कि ये देवभूमि सचमुच की देवभूमि है और आप सबको, आप बहुत लकी हैं, आप यहाँ हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं इस देवभूमि में. तो जो खुशी मुझे है तो वो तो आपको रोज़ मिलती होगी. मैं तो यहाँ से कल हूँ और कल उसके बाद चला जाऊँगा, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लगा सर. देवभूमि में ऐसे आते आते रहते होंगे आप वैसे? यहाँ मैं विल बी सरप्राइज, पहली बार आया हूँ. अच्छा, पहली बार देवभूमि आए और तुलास भी आए. भाई कमाल, तालियां इनके लिए प्लीज. क्या सौभाग्य है हमारा. अब कैसे शुरुआत हुई आपकी थिएटर से? हाँ जी. फिर तो बॉलीवुड में आपकी शुरुआत, वहाँ से थिएटर से बॉलीवुड पहुँचना, वो कैसे हुआ? क्या इंसिडेंट रहा वो? देखिए, पहली बात तो ये कि इसका इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि मुझे अभिनय करने का बहुत शौक था शुरू से, बचपन से. और मैं चाहता था कि मैं अभिनय करूं. और जो इमेज मेरी एक्टरों की थी वो था देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार. उनको देख के मुझे लगता था कि कहाँ ये और कहाँ मैं जा नहीं सकता सिनेमा में. तो मैंने सोचा एक ऑल्टरनेट ढूंढा जाए. तो थिएटर सामने आया. तो मुझे लगा कि यहाँ भी अपने आप को अभिव्यक्त करने की का मौका मिल रहा है, तो मैं थिएटर करूँगा. तो थिएटर के बाद जब थिएटर मैंने ड्रामा स्कूल में ट्रेनिंग की, 3 साल का कोर्स किया एक्टिंग का, उसके बाद समझ में आया कि थिएटर तो किया बहुत अच्छा है और नाटक करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेट पालने के लिए उसमें कुछ है नहीं. हिंदी थिएटर का कोई मतलब फ्यूचर नहीं था. अभी तो थोड़ा बहुत है, लेकिन जब आई एम टॉकिंग अबाउट 76 मैंने कंप्लीट माई डिप्लोमा, उस वक्त तो ऐसी हालत थी कि अब क्या किया जाए. बट डेस्टिनी प्लेज अ वेरी स्ट्रेंज पार्ट इन योर लाइफ. तो गोविंद नहलानी जी जो बहुत एक अच्छे डायरेक्टर थे, और श्याम बेनेगल साहब, आपने नाम सुना होगा उनका, वो लोग हमारी प्लेस देखने आते थे ड्रामा स्कूल रेपर्टरी कंपनी में जब मैं था. तो वो एक फिल्म बना रहे थे विजेता. तो उस विजेता में उनको लगा कि मैं एक साउथ मतलब क्रिश्चियन का रोल करूं. वो आए तो उन्होंने कहा तुम चलो मेरे साथ बॉम्बे, तो एक फिल्म मैं बना रहा हूं. तो पहले तो मैं बहुत घबराया. मैंने सोचा यार पर्दे पे, मतलब वही कह रहा हूँ ना, इमेज तो कुछ दूसरे स्टार एक्टर्स की थी, इतने लंबे चौड़े हैंडसम लोग, तो मैं बहुत ही छोटा सा आदमी, मैं वहाँ क्या करूँगा. लेकिन उन्होंने काफ़ी एनकरेज किया, तो मैं उस फिल्म की वजह से, विजेता की फिल्म की वजह से बॉम्बे पहुंच गया. ये जर्नी है. लेकिन उसके बाद वंस अगेन डेस्टिनी है, मैं वापस गया नहीं. एक के बाद प्रोजेक्ट आते रहे, एक के बाद प्रोजेक्ट आते रहे, और मैं फिल्मों में काम करता रहा. और उसका ये फायदा भी रहा. फायदा ये रहा कि थोड़ा पैसा कमाया, मतलब पेट पूजा भी हो गई. और साथ ही साथ जो पैसा था, आपको मैं बताऊं कि जो मैं फिल्मों से कमाता था, या मैंने टेलीविजन भी उस वक्त किया था बॉम्बे में आके, तो उसमें से मैं हर महीने 10,000 15,000 रुपये सेव करके अलग रखता था कि मैं नाटक करूं. क्योंकि नाटक मैंने आज तक मैं बॉम्बे में कम से कम 45 साल हो गए मुझे. हमारी एक संस्था है सुरनई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन, मैं उसमें काम करता हूं. तो आज तक मैंने नाटक छोड़ा नहीं, क्योंकि जो ट्रेनिंग की ड्रामा स्कूल से, तो मैं चाहता था कि उस ट्रेनिंग का कुछ तो फायदा होना चाहिए. तो ये जर्नी थी मुख्तसर, मतलब मैं कैसे थिएटर से बॉम्बे आया, लेकिन मैंने थिएटर छोड़ा नहीं. आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं थिएटर करके वहाँ से आया और फिर मैंने छोड़ दिया थिएटर और मैं फिल्मों में गया, टेलीविजन में गया. नहीं, मैं फिल्में करता हूँ, टेलीविजन करता हूँ, वेब सीरीज भी अब दूसरा शुरू हो गया, वेब सीरीज करता हूँ, लेकिन थिएटर रेगुलरली करता हूँ और करता रहूँगा. अपनी रूट से कनेक्टेड रहे, नो मैटर व्हाट. आप क्या, बिकॉज इसी आई टेल यू, अगर जिन लोगों को आप लोग तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं अलग अलग, अगर कभी ऐसा नहीं कि मतलब थिएटर के लिए अगर आपको लगे कि अभिनय में कभी रुचि हुई आपको, तो मैं ये कहूँगा कि थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अभिनय के बारे में पूरी तरह से समझ सकते हैं. आपको एक ट्रेनिंग जो होता है ना, प्रोसेस
कि अभिनय क्या है और कैसे करते हैं, उसके लिए बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो थिएटर है। थिएटर में एक बार आप परिपक्व हो गए, आपको समझ में आ गई कि एक्टिंग क्या होती है, उसके बाद किसी भी मीडियम में आप काम कर सकते हैं, फिल्म में, टेलीविजन में और कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन पहले पक्का होना बहुत जरूरी है। और वो पक्का जो होता है एक्टर, वो थिएटर में ही होता है। अभी बॉलीवुड की बात चल ही रही है, तो सर तन्नू वर्ड्स मन्नू, भाग मिल्खा भाग में आपने कितने कैरेक्टर्स करे, तो अभी इसमें से कौन सी ऐसी कोई पर्टिकुलर मूवी रही है जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा हो कि उस मूवी के बाद से अब बहुत बैक टू बैक ऑफर्स आ रहे हैं, बैक टू बैक स्क्रिप्ट्स आ रही हैं? यू सी एक्चुअली बैक टू बैक ऑफर्स मुझे कभी आए नहीं, कभी नहीं आए, लेकिन उसका कारण भी था क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया तो पहले मेरा कनेक्शन आर्ट सिनेमा जो होता, सो कॉल्ड आर्ट सिनेमा कहते थे उसको, जिसमें मतलब श्याम बेनेगल, गोविंदा रानी, मृणाल सेन, बासु भट्टाचार्य, इस तरह के जो डायरेक्टर्स थे, तो उनके साथ मैंने काम किया। कारण ये था कि वो जो एक डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया था थिएटर से फिल्म तक, ये लोग जो फिल्में बनाते थे बहुत रियलिस्टिक फिल्में थी, वो फिल्में समाज से जुड़ी थी। उन फिल्मों में समाज के बारे में जो अच्छाई बुराई है उनको थीम बनाकर वो फिल्में बनाते थे, जो थिएटर के मतलब उससे बहुत करीब है। तो मेरा तो वो जर्नी वैसा ही रहा, तो मैं वो फिल्में करता रहा। कमर्शियल फिल्म से मैं थोड़ा दूर ही रहा था शुरू में, लेकिन क्या होता है कि जब आप काम करते हैं तो ऑफर्स आते हैं। तो मैंने राजकुमार संतोषी जी जो है, मैंने उनके साथ मतलब घातक की, दामिनी की, तो उसके बाद सिलसिला चलता रहा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ फिल्में की मैंने, दिल्ली 6 की, रंग दे बसंती की, भाग मिल्खा भाग की। तो जो टर्निंग पॉइंट था करियर का, एक्चुअली टर्निंग पॉइंट एक्चुअली जो था कि मैंने एक फिल्म की थी बासु चटर्जी के साथ। उस फिल्म का पता नहीं, काफ़ी लोगों ने देखी, लेकिन वो कमर्शियली नहीं इतनी ज़्यादा चली, लेकिन फिल्म आइकॉनिक है। उसका नाम है एक रुका हुआ फैसला। एक रुका हुआ फैसला जो है वो हमने एक प्ले नाटक किया था, उसी पर बासुदा ने फिर फिल्म बनाई थी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं आज भी जहाँ भी जाता हूँ, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, सब कहते हैं हमने आपकी फिल्म देखी है। मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये फिल्म आपने कहाँ देखी, क्योंकि ये तो कमर्शियल रिलीज थी नहीं। तो वो फिल्म क्या है कि जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, वो लोग ट्रेनिंग के लिए वो फिल्म दिखाते हैं अपने नए लोगों को कि परसुएशन क्या होता है, लोग हाउ टू चेंज द माइंड ऑफ अदर पीपल, जो कि बहुत मतलब आपको बिडिंग करनी होती है अपने चाहे क्लाइंट्स के सामने अपने प्रोडक्ट को लेके, तो कैसे बिडिंग करते हैं, कैसे क्लाइंट को आप कैसे बदल सकते हैं। उस फिल्म में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा मैं बताऊंगा, एक रुका फैसला में एक बच्चे पे ये इल्ज़ाम है कि उसने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। अब उस जमाने में जूरी हुआ करती थी पहले, मतलब कोर्ट्स के साथ जूरी होती, तो ये सारी कहानी एक जूरी में 12 लोग हैं, वो बैठते हैं। उसको तो मिला है, सजाए मौत मिली है बच्चे को, लेकिन उस जमाने में ट्रेडिशन था कि उसके बाद जूरी के पास चला जाता था सारा केस। जूरी में जो मैं रोल कर रहा था, जो कि प्रिंसिपल पार्ट था, वो सब लोग कहते हैं हाँ जी हाँ, हमने डिसाइड किया, हमने 3 दिनों से हम कोर्ट में सुन रहे हैं सारी चीजें, ये तो कातिल है। लेकिन आई एम द ओनली मैन जो कि फिल्म में ये कहता है उसको कि भाई ठीक है, मैं भी आपके साथ कोर्ट में बैठा हुआ था, बट आई थिंक इस बच्चे की जिंदगी जो है, ही डिजर्व्स 10 मिनट ऑफ डिस्कशन फ्रॉम अस। अगर हम जूरी में हमको रखा है तो हमको कम से कम 10 मिनट उसके बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में बात करनी चाहिए। तो यहाँ से उसे जूरी डिसीजन हैज टू बी यूनानिमस। जब मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ तो वो यूनानिमस डिसीजन नहीं है, सो दे आर फोर्स्ड टू डिस्कस द होल केस and how I one by one changed the attitude of everybody and they declare him eventually not guilty. That is the film. एक रुका हुआ फैसला, अब आपको समझ में आएगा, एक फैसला जो रुका हुआ था, that was a turning point for me in my career because that changed everything and people loved my performance in that film and then offers आती रही। और दूसरी बात जो आपने कहा, ऑफर्स आई मुझे पास बहुत कम है। भाई के मतलब हीरो के भाई का रोल करो, हीरो के साथ जो तीसरा मतलब उसका बैग उठाता है उसका रोल करो। कमर्शियल सिनेमा में ऐसा होता था। वो कहानियाँ मैं कभी दोबारा आऊँगा तो सुनाऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। लेकिन मेरा भी एक था कि मैं वही काम करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा।
मैं वही काम करूंगा जो मुझे पसंद आएगा। तो इसलिए काफ़ी कुछ मैंने छोड़ भी दिया। चूंकि मैं छोड़ता था, स्क्रिप्ट पढ़ता था और मना करता था, इसलिए कोई मेरे पास ऐसा मतलब लोड्स ऑफ ऑफर्स नहीं आई। लेकिन जो आई, वट एवर आई हैव डन इन फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, आई एम प्राउड ऑफ वट आई हैव डन एंड आई विल स्टैंड बाय दैट, बिकॉज दैट इज आई थॉट वाज द बेस्ट एंड आई शुड हैव डन। तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी ये प्रतिभा आप में आनी चाहिए कि आपके लिए अच्छा क्या है। मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मैंने ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया, आई वॉज एन ऑडिटर एट JNK। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैंने वो जॉब छोड़ दी, घर छोड़ दिया। 1973 में मैं छोड़ा घर। उस ज़माने में नाटक करने का मतलब होता था भांडगिरी करना, तो लोग कोई मानता नहीं था। इट वॉज सपोज टू बी वेरी बैड प्रोफेशन। क्या है इसमें भांडगिरी, नौटंकी क्या है? तब मैंने अपने मतलब पेरेंट्स के साथ लड़ के झगड़ के मैं ड्रामा स्कूल गया। मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे पैशन था इस बात का। मैं चाहता था कि मैं एक्टिंग करूं। तो ये सब कुछ छोड़ने के बाद जब मैं बॉम्बे पहुंचा या दिल्ली पहुंचा, मैंने सोचा देखो यार, आई हैव मेड अ बिग सैक्रिफाइस टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू एंड आई एम एंजॉयिंग इट। सो आई नीड टू टेक अ डिसीजन विच इज करेक्ट फॉर मी। जिस काम के लिए मैं आया हूँ वही काम मैं करूँगा। इसलिए जो कुछ भी नाटक मैं करता हूँ, कभी मौका मिला हमारे प्लेज में आपको यहाँ लाऊंगा, आपको दिखाएंगे अच्छा सा ये हॉल, ये स्टेज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो समथिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव, समथिंग विच कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी, उस तरह का काम करने का शौक था। इसलिए मैंने ऊल ज़रूर फिल्में, ऊल ज़रूर नाटक मैंने कभी किए नहीं है। और मुझे आज बहुत इस उम्र में बहुत अच्छा लगा है कि जो कुछ मैंने किया, इट वॉज वर्थ डूइंग इट। थैंक यू। सर भी आपने एक फिल्म की बात करी, एक रुका हुआ फैसला, वो भी जिन्होंने नहीं देखी वो कहाँ देख सकते हैं? उस मूवी को कैसे देख सकते हैं? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने मुझसे पूछा, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। ये जो फिल्म है, ये बासुदा प्रोड्यूसर उसके हैं, और ये कई बार मतलब यू कैन कनेक्ट विद दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन में ये फिल्म है, उनसे आप या नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उनसे कांटेक्ट करके ये फिल्म आप देख सकते हैं। बट देखिएगा जरूर, बहुत अच्छी फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुन के कहानी बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखने जरूर जाना चाहिए। अच्छा सर, अभी मैंने आप मानेंगे, अभी मैंने एक हफ्ते पहले ही मैं आपका वो ब्योमकेश बख्शी शो का एक एपिसोड देख रहा था। हफ्ते पहले ही देखा था, वो डॉक्टर वाला जिसमें डॉक्टर एक उसके साथ मिला होता है प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, मारना चाहता है। yes, yes. और अब मैंने आपको ऐसे गाड़ी से उतरते हुए देखा, मैंने टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है। आपका जो केमिस्ट्री थी ना वो ब्योमकेश बख्शी जी के साथ, वो ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी थी। और दूसरी से भी आपके जैसे इला आरम जी के साथ भी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो उनसे दोस्ती आपकी कैसी हुई? देखिए, ब्योमकेश बख्शी जो है, रजत कपूर जी जो है, जो बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इला जी भी तो बहुत अच्छी है। और हम इला जी के साथ में बताऊं पहले कि इला जी और मैं बॉम्बे में थिएटर में एक साथ काम करते हैं। और ये जो मैंने थिएटर का नाम लिया, सुरने थिएटर एंड फोक आर्ट्स फाउंडेशन, उसका 42nd ईयर हमने लास्ट ईयर मनाया। तो यानी कि 42 साल से हम एक साथ थिएटर में काम करते हैं। तो ये दोस्ती है, ये दोस्ती इंटेलेक्चुअल दोस्ती है, ये मतलब दोस्ती है थिएटर की, ये दोस्ती है परफॉर्मेंस की। और जहाँ तक ब्योमकेश बख्शी का सवाल है, चूंकि बासुदा के साथ मैंने एक रोका फैसला किया था, तो ही न्यू मी, तो ही वांटेड टू डू ब्योमकेश बख्शी। तो उसने कहा कि यार ब्योमकेश बख्शी मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रजत और आप हमारे साथ काम करो। तो जब मैंने पहले स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे रजत का रोल तो ज़्यादा अच्छा था, वो क्योंकि प्रिंसिपल कैरेक्टर था। मेरा जो उसका असिस्टेंट होता है, कुछ ऐसे ही मुझे कुछ का रोल में मज़ा नहीं आया। तो चूंकि दोस्त थे, रजत ने कहा यार तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं करूँगा यार, तुम चलो करते हैं, लेट्स वर्कआउट कुछ करते हैं आपस में। एज लक वुड हैव इट, बिकॉज वी न्यू ईच अदर सो वेल। तो वासुदा ने एक हमको फ्रीडम जरूर दिया था कि हम वी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द सीक्वेंसेस, कि मतलब कैसे इंटरेस्टिंग बनाए सीक्वेंसेस को। इसलिए वो जो केमिस्ट्री आपको उसमें दिखती है, मतलब ब्योमकेश बख्शी में, वो केमिस्ट्री पे वर्क किया गया कि ये लगना चाहिए कि देयर इज अ कनेक्ट बिटवीन द टू। अगर वो कमाल का मतलब दिमाग है, तो लेकिन वो जो है उसका जो असिस्टेंट है उसके पास भी दिमाग है और वो भी कमाल का है। तो वी वर्कड ऑन दैट एंड एज लक वुड हैव इट, इट वाज अप्रिशिएटेड ऑल ओवर।
और सबसे खूबसूरती जो ब्योमकेश बख्शी की मैं बताऊंगा आपको कि इट्स सो सिंपल, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएटेड। सिनेमा में ये भी प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप फिल्म, आपके हाथ में कैमरा आता है, जो कि आजकल तो सब लोग डायरेक्टर बन गए, सब लोग फोटोग्राफर बन गए, सब लोग फिल्में बनाते हैं, रील्स हर 2-2 मिनट के बाद चलती हैं, सब लोग बन गए। उसमें क्या बासुदा ने किया कि उसने कहा यार जैसी कहानियाँ सिंपल है, इसका जो अप्रोच, जो ऑर्केस्ट्रेशन जो हमारा है फिल्म सिनेमा का, उसको शूट करने का, वो भी सिंपल रखेंगे। मुझे लगता है उसकी सिंपलिसिटी, कहानी की सिंपलिसिटी, और उसका जो हमने टेलीविजन के लिए क्रिएट किया, उसमें वो भी बहुत सिंपल है, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर लाइकिंग इट। मतलब कोविड में कम से कम दूरदर्शन ने उसको मतलब कम 10-12 बार दिखाया, और अभी भी लोग कहते हैं सर आपका देख लिया ब्योमकेश बख्शी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मुझे हाल लगता है कहाँ वो बाल सफेद हो गए, बाल है ही नहीं, ब्योमकेश बख्शी अभी भी चल रहा है। सो वो सिंपलिसिटी उसकी बहुत अच्छी थी, दैट्स व्हाई इट वर्कड सो वेल। सर ये जो आपने ऑन स्क्रीन दोस्ती की बात करी, भी ऑफ स्क्रीन जैसे भी इला जी, अरुण जी के साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, वो उनसे आप कब मिले, कैसे मिलना था? देखिए जब मैं विजेता फिल्म करने आया था बॉम्बे, तो इला जी की एक बहन है रमा पांडे, जो कि दिल्ली में थी और मैं दिल्ली से था। तो जब मैंने उनसे कहा, मैंने उनके लिए टेलीविजन में कुछ काम किया था, तो मैंने कहा मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, विजेता फिल्म के लिए गोविंद ने बुलाया है। तो उसने कहा यार वहाँ मेरी बहन है इला अरुण, तो अगर तुमको कोई हेल्प चाहिए तो तुम उनसे मिल लेना। तो मैं जब यहाँ आया शूटिंग करने के लिए, तो मैं इनसे मिला, तो मैंने देखा कि मैंने कहा आप क्या कर रही है? तो उसने कहा मैं एक थिएटर कंपनी शुरू करना चाहती हूँ, एक नाटक करना चाहती हूँ राजस्थानी बेस्ड। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ शूटिंग। उसने कहा आप ज्वाइन करेंगे? तो मैंने कहा हम अभी तो मैं कह नहीं सकता, तो मैं ज़रूर आपसे दोबारा मिलूँगा। तो जब पुणे में हमारी शूटिंग ख़त्म हो गई, तो क्या हुआ, एज लक वुड हैव इट, पुणे से शूटिंग विजेता की ख़त्म हुई और हमारा प्ले एक रुपया फैसला पृथ्वी थिएटर में होना था, क्योंकि कैफे आजमी साहब उन्होंने बहुत चाहते थे कि वो प्ले देखे। तो हम सारे दिल्ली से सारे एक्टर्स जो थे वो आए, तो हमने रुका फैसला पृथ्वी थिएटर में किया, एंड इलाजी सॉ द प्ले। जब इलाजी ने प्ले देखा, तो फिर उन्होंने कहा कि यार इस लड़के को तो पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इसको छोड़ नहीं सकते। और मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था, मैंने ये तय किया था कि जो कुछ मैंने दिल्ली में थिएटर में किया है वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। मेरे जो गुरु थे ड्रामा स्कूल में, इब्राहिम अलकाजी साहब, जाते वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुमको अपने आप को प्रूव करना है तो यू नीड टू डू समथिंग चैलेंजिंग, समथिंग डिफरेंट, डोंट रिपीट व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। जो आपने ऑलरेडी किया है उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये दिमाग में मेरे मतलब मूल मंत्र है। मैं आपको ये आज बता दूं कि जितने भी सुरनई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन ने जितने भी नाटक किए हैं आज तक 40 साल में, वो ओरिजिनल प्लेज हैं, कभी पहले हुए नहीं हैं और हमने वो पहली बार किए हैं। तो ये था मेरा दिमाग में कि ऐसा मैं कुछ करूँगा। मैंने दिल्ली में मेरे बहुत से सीनियर्स जो ड्रामा स्कूल के थे, उन्होंने थिएटर ग्रुप्स खोले थे, मैंने देखा था यार ये लोग वही प्लेस कर रहे हैं जो कि ड्रामा स्कूल में हमने किए थे। तो मैंने सोचा कि कहाँ किसके साथ ज्वाइन करें। दिस गर्ल इला जी जो है, तो ये कुछ नया करना चाहती थी, कुछ चैलेंजिंग करना चाहती थी। मुझे लगा कि आई थिंक इफ आई हैव टू डू एंड जॉइन थिएटर, शी इज़ द राइट पर्सन। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड इट टुक सम टाइम, लेट मी टेल यू। हर दोस्ती में कुछ टाइम तो लगता है आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप यू डोंट नो ईच अदर। आप उनके दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, वो क्या करना चाहती हैं। तो टाइम थोड़ा लगा, लेकिन आप कॉम्प्लीमेंट ऐसा किया हमने। देखिए आजकल मैं ये बताऊंगा कि पिछले 15 साल से 20 साल से हम क्या कर रहे हैं। मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक है और हमारा काम हमने बांट दिया आपस में कि मैं कहता हूँ कि भाई इला जी मैं प्ले पढ़ूंगा, प्ले मुझे अच्छा लगेगा तो आप उसका अडेप्टेशन कीजिए, हिंदी का अनुवाद कीजिए। शी इज़ अ वेरी गुड राइटर, बहुत अच्छा लिखती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अडेप्टेशन, थिएटर का प्ले का अडेप्टेशन अगर कोई अच्छा करता है वो इला अरुण जी है। तो इन्होंने अभी इब्सन के कम से कम 6 प्लेस का अडेप्टेशन किया है, जिनको मैंने डायरेक्ट किया है, और ओरिजिनल प्लेस भी लिखे हैं। तो ये हमारा एक जो मतलब एक रिश्ता बन गया ना, मेरा मतलब डायरेक्ट करना, उनका लिखना, ये अच्छा रहा। इसमें लड़ाइयाँ बहुत हुई, ऐसा नहीं कि मतलब इट इज़ अ स्मूथ सेलिंग थिंग, क्योंकि जब वो लिखती है और मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ उसको कि भाई ये ठीक नहीं है, ये नहीं कहेगी, इसको वो मानती नहीं है कभी कभी, तो ऐसा बहुत बहस भी होती है। लेकिन
अच्छाई ये है कि ये बहस सिर्फ काम तक होती है, इंटेलेक्चुअल लड़ाई होती है, उसको पर्सनल हमने कभी नहीं लिया। मुझे लगता है कि ये लकी, वे वर लकी, वो भी लकी हैं और मैं भी लकी हूँ कि ये कभी पर्सनल ईगो प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उस वजह से ये दोस्ती पिछले 45 साल से चल रही है एंड आई होप दैट आगे भी चलेगी। हाँ जी। अभी सर आप प्लेस की बात हो ही रही है, तो आपका भी लास्ट मंथ अभी एक प्ले रिलीज हुआ था, पीछा करती परछाइयाँ। हाँ, उसके बारे में अगर कुछ बताएं। देखिए पीछा करती परछाइयाँ, जैसे मैंने कहा ना, हम पिछले 8 साल से नॉर्वेजियन प्लेराइट है हेनरिक इब्सन। शेक्सपियर के बाद अगर किसी प्लेराइट को वर्ल्ड में माना जाता है, दैट इज हेनरिक इब्सन, बिकॉज हेनरिक इब्सन को मॉडर्न थिएटर का गुरु भी कहते हैं। मॉडर्न थिएटर का गुरु हेनरिक इब्सन है। तो जब मैंने ड्रामा स्कूल में इब्सन डॉल्स हाउस, नाम आपने सुना होगा, डॉल्स हाउस प्ले, ये बहुत सब लोग करते हैं, तो पढ़ा था प्ले, लेकिन छोड़ दिया, मतलब जैसे होता है कोर्स में छोड़ दिया। लेकिन जब बाहर आए तो दोबारा इब्सन को स्टडी किया, तो मुझे और इलाजी को दोनों हमको लगा कि यार ये जो प्लेस में ये बात करता है, ये 150 साल पहले ये नाटक इन्होंने लिखे थे इब्सन ने, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आज भी ये सारी प्रॉब्लम्स रेलेवेंट है। तो अगर इन प्लेस को हम हिंदुस्तान में दिखाएं तो जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने औरत के बारे में बात की है, औरत की स्टेटस के बारे में बात की है, औरत को फ्रीडम देने की बात की है, औरत को एक इक्वल, मतलब मर्द के साथ जो इंफीरियर माना जाता है औरत को, उसके बारे में बात की है। और खासकर जैसे पीछा करती परछाइयाँ जो आपने बात की है, ये इस प्ले का नाम है घोस्ट अंग्रेजी में। तो ये जो है, ये लोग सोचते थे शुरू में कि ये घोस्ट पता नहीं भूत प्रेत का नाटक होगा, ये ऐसा नहीं है। वो गोट मेटाफोरिकली इब्सन ने इस्तेमाल किया है कि देखिए एक इवॉल्विंग सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सदियों से चली आ रही है और उनका आजकल कोई रेलेवेंस हमारी ज़िंदगी में है नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन वो कुप्रथाएं जो थी, जो उन कुप्रथाओं को वो घोस्ट कहता है, वो कुप्रथाएं, वो धकियानुसी सोच, उसको वो घोस्ट कहता है। वो कहता है कि ये ऐसी चीज़ है, ये जिंदगी भर आपके पीछे चलती रहेंगी। जब तक आप चैलेंज नहीं लेंगे, कि इनको अवॉइड नहीं करेंगे, तब तक तो मतलब आपका पीछा करती रहेंगी और आपके प्रेजेंट प्लस फ्यूचर को भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये जो प्ले है पीछा करती परछाई, ये इस थीम को दर्शाता है कि वो हमने उसको राजस्थान में बेस किया है, कि राजघराने में बेस किया था, मतलब किंग एंड क्वींस जो थे उसमें बेस किया है। इस प्ले को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब देख लीजिए, क्योंकि ये जो प्ले है टाटा स्काई तो सबको मालूम होगा, टाटा स्काई में एक चैनल है टाटा प्ले, चैनल नंबर भी बताऊंगा, 330 है, 330। ये प्ले क्योंकि टाटा वालों ने ये तय किया कि हम थिएटर को ऑडियंस, मतलब लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उन्होंने इस प्ले को प्ले की तरह रिकॉर्ड किया। ये टेलीविजन सीरीज नहीं है, मतलब इसमें ये मत सोचिए कि ये एक सीरियल बना है, ऐसा नहीं है। वो प्ले जैसे कि ये है, स्क्रीन मतलब पर्दा गया, उसके बाद वहाँ कैमरा लगा हुआ है, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, प्ले रिकॉर्ड हुआ है। तो आप उस प्ले को टाटा प्ले पर देख सकते हैं, चैनल 330। आपको सिर्फ ये पता करना है कि उसका टाइमिंग बदलता रहता है। ये प्ले देखिए आप, बहुत ही अच्छा नाटक है, जिसमें इलाजी को आप देखेंगी, मुझे देखेंगी, और भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे साथ उस प्ले में। तो ये आप देख सकते हैं, फिर आप मेरे बारे में कुछ आलंकन लगा सकते हैं कि भाई क्या हमने क्या किया, कैसा काम करते हैं। सर आपने बहुत सारे सजेशंस दिए, तालियां बजती हैं तो हाँ जी, हाँ तो वो ऑफ कोर्स देखेंगे हम। सर जाते जाते एक्सपर्ट एडवाइस, हमारे जो बच्चे हैं, ड्रामा क्लब के बच्चे हैं, पिछले 10-15 सालों से काफ़ी मेहनत अच्छे कर रहे हैं, अच्छे प्लेस करते हैं, तो अपना जो सारा ज्ञान, टिप्स, एक्सपर्ट एडवाइस हमारे बच्चों के लिए प्लीज। देखिए, जो लोग नाटक करने में इंटरेस्टेड है, पहली बात तो यह है कि इसमें शॉर्टकट कभी मत कीजिए। ड्रामा करने के लिए शॉर्टकट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप नाटक तभी कर लीजिए कि जब ये आपको कहीं ना कहीं कुछ सेटिस्फेक्शन देता है, कुछ एंजॉयमेंट देता है। अगर आपको ये बोझ लगता है तो कभी मत कर लीजिए इसको, दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। और
जहाँ तक जो थिएटर में इंटरेस्टेड है, चाहे वो एक्टिंग करना चाहते हो, डिज़ाइन करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, इस विधा को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो है, ये जिस जगह मैं बैठा हूँ, जिसको हम स्टेज कहते हैं, ये एक अलग दुनिया है। हम पर्दा जब खुलता है तो आपके सामने किसी फैमिली, किसी कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी दुनिया को हम आपके सामने रखते हैं, तो ये उनका वर्ल्ड बन जाता है। ये जो है ना, ये पर्दे के पीछे वाली जगह, ये वर्ल्ड बन जाता है उसका। इसका एक अपना ग्रामर हो जाता है, वो ग्रामर को समझना बहुत जरूरी है। आर्बिट्रली आप कुछ मत कीजिए, आप समझिए। जैसे कि ब्लॉकिंग होती है स्टेज पे, एक्टर्स एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, इन सब चीज़ों को समझना, उसका एक ग्रामर है, वो ग्रामर समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या होगा, जब आप ग्रामर समझेंगे तभी आप उसकी बारीकी को समझ पाएंगे, उस बारीकी को आप ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। अगर आप आर्बिट्रली ऐसे कर देंगे, हाँ भाई तुम यहाँ से यहाँ आ जाओ, तुम ये बोलो, तुम वो बोलो, हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए ऑडियंस को एंजॉयमेंट मिलेगा, लेकिन वो रहेगा नहीं ऑडियंस के साथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि थिएटर, एक लाइन है थिएटर में, कहते हैं कि द थिएटर हैपन्स इन द माइंड ऑफ ऑडियंस। थिएटर यहाँ होता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर घूमते रहते हैं, लेकिन होता कहाँ है, वो ऑडियंस के माइंड में होता थिएटर। क्योंकि जब, जैसे इस वक्त हम आपस में बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में हमारे बारे में कुछ और ही स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं। ये होता है हर एक के साथ। आप मुझे देख रहे हैं तो आपने शायद 4 बातें अपने दिमाग में पहले ही मेरे बारे में सोच रही होती है। वही है थिएटर, क्योंकि वो आपकी जो आपका जो माइंड है उसको एग्रीगेट करने की कोशिश करता है, उसको मतलब इंसाइट करता है कि वो सोचे, वो समझे, है, क्वेश्चन करे। तो ये सब तभी होगा जब आप इस विधा को अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से मतलब उसको समझेंगे कि मतलब टाइम लगेगा। देखिए टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपने समझ लिया फिर थिंग्स आर वेरी इजी। दूसरी बात यह है कि जो मैं कहूँगा कि आपको थिएटर अगर अच्छा करना है, क्योंकि थिएटर एक ऐसा मीडियम, सिनेमा और थिएटर में फ़र्क है। हालांकि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, मतलब बहुत थीमेटिक फिल्में बनती हैं, थिएटर का काम है टू क्वेश्चन। और थिएटर इज़ वेरी क्लोज टू सोसाइटी, क्योंकि आप देखिए जितने भी नाटक लिखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें जो इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, जैसे मैंने इब्सन की बात अभी कर ली आपसे, तो उसमें वो इश्यूज को मतलब उठाया जाता है जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जो एक थिएटर एक दर्पण बनता है आपकी ज़िंदगी का, जो आप वहाँ बैठे हैं, तो जो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आप में से जो हमने, जैसे कि ये यहाँ पे एक लड़का बैठा है, उसको मैंने देख के कि यार इसका मैनरिज्म क्या है, ये कैसे बोलता है, ये क्या करता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसका सोशल स्ट्रक्चर कहाँ पे से पैदा है, उसको लेके मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर क्रिएट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये तो एक है, ये इमिटेशन ऑफ लाइफ है। थिएटर इज इमिटेशन ऑफ लाइफ, जो लाइफ में, ज़िंदगी में हमारे साथ होता है उसी को हम थिएटर पे करते हैं। तो आपको लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग पढ़ाई नहीं करते। आप थिएटर तब तक अच्छा थिएटर नहीं कर सकते हैं जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ थिएटर की किताबें पढ़ें, कि मतलब थिएटर टेक्निक पढ़ी या अपने डायरेक्टर्स की टेक्निक पढ़ी, ये पढ़ी, नो। आपको लाइफ के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको एक इंजीनियर के बारे की ज़िंदगी के बारे में आपको मालूम नहीं है, आप इंजीनियर का रोल यहाँ कैसे कर सकते हैं? जब तक आप डॉक्टर की ज़िंदगी को नहीं समझेंगे, उसकी लाइफ को नहीं समझेंगे, उसका काम क्या होता है, वो अपना काम कैसे करता है, आप डॉक्टर का रोल यहाँ कैसे कर सकते हैं? पुलिस वाले का रोल कैसे कर सकते हैं? एक चोर का रोल कैसे कर सकते हैं? जब तक आप एक चोर के बारे में नहीं समझ सकते हैं कि वो चोर क्या होता है, क्यों करता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये सब चीज़ें, इसलिए जब पढ़ाई की बात जब मैं कर रहा हूँ आपसे, तो मैं कहता हूँ कि आप जीवन को पढ़िए। जीवन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो जीवन को जानता है, समझता है, पढ़ता है, वही एक अच्छा एक्टर बन सकता है, अच्छा डायरेक्टर बन सकता है और अच्छा डिजाइनर बन सकता है। यही मेरे एडवाइस। धन्यवाद सर, इतने सारे ज्ञान के लिए। आपने इतने सालों का ज्ञान हमें कुछ लोगों में दे दिया। हम एक बार जोरदार तालियों के थ्रू ही इनका धन्यवाद करना चाहेंगे इतनी सारी नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चेहरे देखकर। मुझे सच्ची कहूँ, मैं एक नई ऊर्जा मुझे मिली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द, क्योंकि हम कल बात कर रहे थे किसी तरह से कि हम जो काम, ये जो थिएटर फिल्म फेस्टिवल में आते हैं,
आपने फिल्में देखी होती है, फिर यहाँ आकर हम 2-4 बातें करते हैं आपसे, अच्छा लगता है आपको। लेकिन मैं इलाजी से बात कर रहा था कि अच्छा ये होता है कि अगर जो हम काम करते हैं खासकर थिएटर में, देखिए फिल्म तो बहुत महंगी चीज़ होती है, थिएटर अगर हम यहाँ तक लाएं और अपने प्लेस को यहाँ आकर प्रोड्यूस कर लें, यहाँ आकर हम आपको दिखाएं, तो वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। उम्मीद है कि मैं इस काम में कामयाब हो जाऊँगा और एक दिन बहुत जल्द मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for taking out all your valuable time and for making it to 9th edition of Dehradun International Film Festival. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए everybody.